हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज ये वीडियो 12th वालों के लिए है जिसमें आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो चल रहा था उसका लास्ट वीडियो है, ये 9वां वीडियो। और ये आज लेसन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा जिसमें आपके सभी क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। तो हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए बता दिए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से, जिसमें कुछ क्वेश्चन रह भी गए थे, वो आपको बताने थे। जैसे कि आपका जो क्वेश्चन चल रहा था तो उसमें एक न्यू क्वेश्चन है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कण के द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बारे में अगर बताया जाए कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है लैम्डा बराबर h/mv, अर्थात लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m, अर्थात डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कण के द्रव्यमान की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कण का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा तरंगदैर्घ्य उतनी ही छोटी होगी, और कण का द्रव्यमान जितना कम होगा तरंगदैर्घ्य उतनी ही बड़ी होगी। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है सेकेंड, क्या डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर करती है। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमने आपको वहाँ बताया था कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। जब हमने आपको एक वीडियो में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के गुण बताए थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य केवल कण के द्रव्यमान वेग पर निर्भर करती है, ये कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान किसके लिए अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लिए। तो हमें पता है कि लैम्डा प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका 1/m, जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है me बराबर 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, और mp यानी मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻27। तो समझदार लोग यहाँ से समझ चुके होंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा है। अगर चूंकि ये क्या है, ज़्यादा है और ये ज़्यादा है, तो लैम्डा क्या होगी, लैम्डा ऑफ पी कम होगी। इसके बाद एम ई क्या है आपका, कम है, एम ई कम है तो लैम्डा ई क्या ज़्यादा होगी, बड़ी होगी। तो इससे स्पष्ट है कि हमने आपको बताया भी था कि हल्के कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन हल्का है सो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि डेविसन जर्मर प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है। डेविसन जर्मर प्रयोग को क्यों यूज किया गया था। तो हमने आपको ये बताया था कि डेविसन जर्मर प्रयोग केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को तरंग प्रकृति को शो कराने के लिए किया गया था, अर्थात उसमें द्रव्य की तरंग प्रकृति पुष्टि होती है, द्रव्य की तरंग प्रकृति की क्या होती है, पुष्टि होती है। इसके बाद डेविसन जर्मर प्रयोग में कितने वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन कोण महत्तम होता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद होगा, डेविसन जर्मर प्रयोग में कितने कोण पर, यानी कि 50 डिग्री एंगल था आपका, फाई बराबर प्रकीर्णन कोण कितना था 50 डिग्री, और वोल्ट कितना था, वी बराबर 54 वोल्ट। ये आपको क्लियर होना चाहिए, तब ये क्या था, महत्तम था, यानी उभार जो आया था उसमें महत्तम आया था। ब्रैग के नियम अनुसार डी साइन थीटा का मान किसके बराबर होता है। तो डी साइन थीटा आपको पता है कि डी साइन थीटा किसके बराबर होता है, एन लैम्डा के इक्वल होता है। तो ये क्लियर होगा आपको कि ब्रैग समीकरण डी साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, एन लैम्डा। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है आपका जो आप लगा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। डेविसन जर्मर के प्रयोग में 305 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर दिया गया है। इलेक्ट्रॉन पुंज लैम्डा बराबर कितना है, 305 एंगस्ट्रॉम। पुंज द्वारा 60 अंश पर प्रथम निम्नलिखित थीटा का मान दिया गया है 60 अंश। तो क्रिस्टल के परमाणुओं की मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। डी बराबर आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इस तरह से आपके ये जो क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो लगभग क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। न्यूमेरिकल जो हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहिए, और जो न्यूमेरिकल ना आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका ये इम्पोर्टेंट
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है। तो प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है? प्रकाश विद्युत सेल, सेल का मतलब होता है एक प्रकार का ऊर्जा कन्वर्टिंग, मतलब कि एक होता है, मतलब युक्ति होती है। तो प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है कि जो सूर्य से ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा आती है, उसको किस में बदलता रहता है? आपका प्रकाश ऊर्जा में बदलता रहता है। इसी प्रकार से आपका एक और क्वेश्चन है कि तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है सर। तो तापायनिक उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में बहुत छोटा सा अंतर होता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में क्या होता है कि प्रकाश एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आता है, जिससे क्या रहती है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। सेम कंडीशन में तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है कि तापायनिक उत्सर्जन में हम क्या करते हैं, धातु को गर्म करते हैं। और जब धातु को गर्म किया जाता है तो धातु को इतना ज़्यादा गर्म किया जाता है कि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगें। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, आपका तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, तापायन कहते हैं। और जबकि उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता था वो क्या था आपको, तो आपको याद होगा, तो वो क्या था, आपका फोटो इलेक्ट्रॉन था, प्रकाश इलेक्ट्रॉन था। क्लियर। इसके बाद प्रकाश इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है? तो हम ये आपको बता चुके हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है कि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता और आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, और उसके साथ साथ कैथोड किस धातु की बनी है इस पर भी निर्भर करता है। तो ये यूपी 2018 में क्वेश्चन आया था। एक और है, प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातुओं से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? तो हमने अभी हाल बताया, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एक क्वेश्चन है, सीजियम का कार्यफलन 2eV है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो सीजियम का कार्यफलन 2eV है, इस कथन की व्याख्या बिल्कुल सरल है। क्योंकि कार्यफलन का मतलब क्या होता है, हमने आपको बता दिया था। कार्यफलन का अर्थ होता है कि वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यकता होती है। तो 2eV ऊर्जा एक फिक्स ऊर्जा है, ये कार्यफलन है। इतनी ऊर्जा अगर सीजियम धातु पर प्रकाश डाला जाएगा, इतनी ऊर्जा का, तभी उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यदि इससे कम ऊर्जा का प्रकाश डाला गया तो फिर इलेक्ट्रॉन संभवतः है उससे बाहर ना निकलें। इसी प्रकार से आपका एक और क्वेश्चन है कि सोडियम, ये क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम की दहली तरंगदैर्घ्य 6800 एंगस्ट्रॉम है, इस कथन से भी आप क्या समझते हैं? तो सोडियम की दहली तरंगदैर्घ्य यानी कि रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा 0 कितनी है? 6800 एंगस्ट्रॉम। दहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तो दहली तरंगदैर्घ्य आपको पता है कि सर वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिससे छोटा प्रकाश यदि धातु पर डाला जाए तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, और अगर उससे बड़ा प्रकाश डाला गया तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते। तो सेम कंडीशन में यही कि सोडियम धातु पर अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं सोडियम धातु से, तो हमें प्रकाश क्या होगा, 6800 एंगस्ट्रॉम से कम प्रकाश डालना पड़ेगा, कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालना पड़ेगा। क्लियर। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, ये आप लोग कर ही सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन और है कि लाल प्रकाश जो कि चमकीला होता है, साफ जिंक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं कर पाता, जबकि परावैंगनी प्रकाश क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या कर देता है, कमजोर परावैंगनी विकिरण भी ऐसा कर सकते हैं, क्यों? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। चूंकि लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, आपको पता है कि लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। और जब लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है तो एक फॉर्मूला होता है न्यू बराबर c/λ, जिसके लिए लैम्डा ज़्यादा उसके लिए न्यू कम। तो स्वाभाविक है इसकी आवृत्ति क्या होती है, बहुत कम होती है। और जब इसकी आवृत्ति कम होती है, यही कारण है कि ये जिंक की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पाता। जबकि कमजोर परावैंगनी प्रकाश भी होता है, उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, बहुत कम होती है। और जब तरंगदैर्घ्य कम होती है तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आवृत्ति ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होता है आपका, कि आवृत्ति जब ज़्यादा है तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, निकल आते हैं।